हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों का पटवारी लेखपाल का एग्जाम सही रहा होगा, अच्छा रहा होगा। और पेपर को बिल्कुल भी गलती से भी ये मत कहना कि पेपर हल्का था। ये घर पे आके हल्का दिखता है, हल्का होता नहीं है। क्योंकि आप सोचोगे उत्तराखंड कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, लेकिन जो क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे, जो क्वेश्चन टफ पेपर क्वेश्चन थे, उसमें पेन चलाना इतना आसान नहीं था, गोला लगाना इतना आसान नहीं था, जो मैं बार बार कहता आया हूँ। ठीक है, हिंदी इजी थी। हिंदी के हिसाब से अगर आप देखोगे, हिंदी का पोर्शन जो देखोगे, 20 में से 18 मार्क्स के लायक तो हिंदी थी ही थी। ठीक है, यानी 20 में से 18 नंबर की हिंदी आप इजीली कर सकते थे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, 18-19 नंबर। उत्तराखंड 40 में से लगभग 32-33 क्वेश्चन के लायक आप कर सकते थे। जीएस और बाकी का पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चले, जीएस में उसने थोड़ा सा आपको घुमा ही दिया। ठीक है, पहले हम एक बार इसके मेन आंसर मैं बता देता हूं। आंसर चेक तो आपने कर ही लिए होंगे, गूगल बाबा जिंदाबाद है। आज तो मैं भी यहाँ पे था नहीं, अभी मैं पहुंच ही रहा। पेपर भी मेरे पास, अभी मेरी पीडीएफ भी किसी बच्चे ने भेजी, मुझे सेट पता नहीं कि कौन सा सेट है। ठीक है, आप लोगों के पास पेपर होगा, आप क्वेश्चन देख लेना। पहले हम हिंदी करते हैं। देखो, जो मुझे बताने की जरूरत है मैं बोलूंगा नहीं बार बार, फिर थक जाऊंगा। ठीक है, महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। महर्षि महा प्लस ऋषि, यानी बी आंसर है उसका। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और आ रहा ना, तो इसमें कौन सा सेंटेंस होता है? जॉइंट, यानी संयुक्त वाक्य। ठीक है, तीसरा कनक कनकते सौगुनी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को आता है। यमक अलंकार कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें इसके अलावा तीर शब्द का पर्यायवाची है, तीर का होता है बच्चों सर। बाकी तो देखो, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, तार, टुकड़ा, सिर, ये नहीं होता है। तो सर वहां पे जो सी ऑप्शन जो है वो बर्बर होता है, सभ्य। बर्बर का विलोम होता है सभ्य। ठीक है, बर्बरता नहीं कहते, ब्रिटिश लोग कहते थे भारतीय बड़े बर्बर हैं उस टाइम पे, तो उसका सभ्य। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वागीश का सही संधि विच्छेद वाक प्लस ईस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है, अंग अंग खिल उठना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। ठीक, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंतर्गत नहीं आता समाचार पत्र, ये भी बहुत बार मैंने आपको, ये तो टेस्ट पेपर में भी मैंने आपको यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया था। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कृति का विपरीतार्थ शब्द होगा। कृति में थोड़ा सा बच्चे घूम गए हैं। कृति का होता है बच्चों अपकीर्ति। ठीक है, कृति मतलब सम्मान, गौरव। अपकीर्ति मतलब उसकी एक प्रकार की क्या, बेइज्जती टाइप की समझ लीजिए, या बदनामी जिसको समझ लीजिए। ठीक है, कई लोगों ने इसमें अनुकीर्ति वगैरह लगाया होगा, लेकिन अपकीर्ति इसका राइट आंसर होगा। ठीक, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 11वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा अनुकूल, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका। मतलब छोटी ऊ की मात्रा, फिर कौ में बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला भी, फिर उसने शुद्ध वर्तनी दे रखा है, उसका जो सही आंसर होगा वो साप्ताहिक होगा, यानी सी ऑप्शन। कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता है। इसके अलावा आप अगला देखना, आप लोग सरकारी या स्वायत्त निकायों व संस्थाओं के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित करते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। 13वें का ए। अल्प विराम का प्रयोग कहां होगा? मध्य में ही तो होगा। वाक्य खत्म हो जाएगा तो पूर्ण विराम होगा, अल्प विराम का मध्य में। अनाजी, अनाजी मतलब जो अनाज खाता है, तो इसका विलोम क्या होगा अपने आप में? वो होगा बच्चों फलाहारी। ठीक है, जो फल खाता है, इसका आंसर ये रहेगा। मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आप थोड़ा सा इसमें हिल सकते हो। इसके अलावा अभी तक 15 क्वेश्चन थे, 16वें क्वेश्चन तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत आई होगी। 17वां क्वेश्चन साहित्य लहरी, कितना बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, ये आपको आता ही है, सूरदास जी का। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दूसरों को सीख देना सरल है। ठीक है, इस मुहावरे का, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? अपने आप में निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम। और जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अब बताइए, आउट ऑफ 20 इस पूरे के पूरे पेपर में आपका बच्चों हिंदी के पोर्शन में जो है आपका एटलीस्ट यहां से जो क्वेश्चन आंसर बनने चाहिए, एटलीस्ट 18 to 19, यानी कम से कम आपको 18 से 19 नंबर यहां से बनने चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी विकल्प आपका नहीं है कि अगर आपके इससे कम मार्क्स आए हुए हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड सेक्शन है बच्चों जीएस वाला। अब देखना कट ऑफ हम कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, 18 से 19 किसके? निकलने वालों के। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नहीं, इसमें 20 के 20 भी होंगे कई बच्चों के, जिसके 20 के 20 है उसके लिए और भी अच्छी बात है। जो 19-18 नंबर ला रहा है वो ठीक है, लेकिन 18 नंबर से कम लाने का मतलब आपकी जीएस के क्वेश्चन यहां से सही होने चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन से विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ये मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर कराया था, जिसके अंदर हिमालयन क्षेत्र है, आपका ये मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट है, तो पश्चिमी घाट इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, अगला देखो, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास? अब ये साइंस के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिलेबस में साइंस
नहीं दिया है तो 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ये साइंस से क्या है, इससे नुकसान हो जा रहा है थोड़ा सा बच्चों को, ठीक है। या तो साइंस से सिलेबस में लिख देते कि साइंस आएगी, क्योंकि वरना फिर बच्चा, अब मैं ही हूं जैसे साइंस से पढ़ाई नहीं रखी है आपको, तो फिर इसमें क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसके बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ठीक है। अगला देखो, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बायो के क्वेश्चन, वो नहीं थे रोचक तथ्य वाली किताबों में आया करते थे क्वेश्चन एक बार। अगला देखने, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अभी तक 3 क्वेश्चनों में से 2 ये 3 के 3 क्वेश्चन हिलाने वाले, मतलब सीधे पेन नहीं चलेगा आपको, एक रेफ्लेसिया को छोड़ के, एक पहला हॉटस्पॉट छोड़ के, ठीक। तो ये पादप जगत, ये जो जीवमंडल वाला, तो क्षोभ मंडल, मीसोस्फीयर और बाह्य वायुमंडल, मुझे लगता नहीं कि इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर एग्जैक्टली नोस्फीयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्षोभ मंडल वगैरह में क्या मानव वर्चस्व होता है, वो तो ऑलरेडी है ना। ये तो क्वेश्चन पूछा कि जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वायुमंडल में बदल जाता है, तो क्षोभ मंडल में तो ऑलरेडी जो क्षोभ मंडल और इसके नीचे का जो इलाका, यहाँ तो मानव का वर्चस्व ऑलरेडी है ना, तो क्षोभ मंडल तो इसका आंसर होगा नहीं। मीसोस्फीयर और बाह्य वायुमंडल में वहां मानव वर्चस्व इतनी आसानी से होगा नहीं, ठीक है। वो भले ही अंतरिक्ष में आप कुछ भी भेजते रहो, लेकिन इसका जितना मुझे पता है नोस्फीयर इसका आंसर होगा 24 का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। ये होते हैं बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीले हरित शैवाल। अब साइंस के क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी आपको पता है, रैम है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। फायरवॉल, ये भी कराया गया है आपको कंप्यूटर की क्लास में, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बताया था, फायरवॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखो, कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं, ये अनियंत्रण बस, बाकी सबके सब हैं, ठीक है। किसी भाषा में ग्रेप्स को, ये कुटित भाषा में इसको ये क्या कहेंगे, आप आंसर मिलाने ना। इसका आंसर डी है, यहां पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप चेक करते रहना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, 201, 208, 215, फिर डैश जाए 369। इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो 25 पद आते हैं इसमें, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने आपको ये रीजनिंग कराई नहीं है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लगता है, तो इसलिए इसको छोड़ दो, ठीक। मतलब मैं आंसर बता दिया आपको। अगला पद कौन सा होगा, इसका जो ZIA X2D V6G वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है N2676S वाला, ठीक है। यानी आंसर नंबर ए आएगा, ठीक। सॉल्व तब करा दूंगा, अगर आप कहोगे तो करा दूंगा सॉल्व, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा सा मुझे डिले भी हो रहा कि कहीं जाना है मुझे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य, ओडिशा है, संथाल जनजाति। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो करंट अफेयर जब राष्ट्रपति बने थे अखबारों में डेली आर्टिकल आता था इसका। सार्क किस राजनेता की मस्तिष्क के ऊपर है, जियाउर रहमान, ये आंसर इसका एग्जैक्ट है, ठीक है। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा, अब जब मैंने आपको इसमें एक टॉपिक कराया था मानवाधिकार और उससे संबंधित क्वेश्चन, वहां पे इसका आंसर है, देखना 15 मार्च 2006 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला देखो, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात कितना है, 1:35। यूकेपीएससी पीसीएस के पेपर में प्रीलिम्स में आया था। अगला, जहांगीर का दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी करता था, पशु पक्षी से वो चित्रकारी करता था, ठीक है। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध वाला क्वेश्चन, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका जितना मैं समझ रहा हूं, इसका आंसर होगा पहला 13 सितंबर 1948 को, क्योंकि 17 सितंबर को तो पुलिस कार्यवाही खत्म हो चुकी थी, यानी स्टॉप करा दिया था। इसमें क्या पूछा है, राज्य में शांति पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी। 17 को तो पुलिस कार्यवाही एंड हो चुकी थी, 18 सितंबर को नॉर्मल कंडीशन बनने लगी थी, तो संभावित है कि 13 सितंबर इसका आंसर हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अभी ध्यान नहीं है ना, मैंने इसके आंसर चेक किए हैं। जितना मेरे को हल्का हल्का आइडिया है, 13 सितंबर इसका, ये मिलेगा आपको एनसीईआरटी 11th की किताब में, जो स्वतंत्रता के बाद भारत का, या 12th की किताब में, वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति के पूर्व चर्च का सबसे बड़ा विरोधक था, संभावित है कि वॉल्टेयर इसका आंसर होगा, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू अपने आप में चर्च की व्यवस्था पे विश्वास करते थे। इसके अलावा मांटेस्क्यू इसमें क्या का बड़ा आलोचक, हाँ, मांटेस्क्यू चर्च की व्यवस्थाओं पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, रूसो भी करते थे। इसका संभावित आंसर वॉल्टेयर होगा, ठीक है। अगला देखो, लूनी नदी कहाँ गिरती है, आपको पता ही है, अरब सागर में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पुलिकट झील बहुत बार पता है आपको, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले जो क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अपने आप में बायोडाइवर्सिटी। बांग्लादेश में गंगा पद्मा नाम से जानी जाती है। अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक विशिष्ट स्थान से एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, इसका आंसर तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पहले कराया भी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग की एक पंक्ति या स्तंभ में संख्याएं नियम अनुसार लिखी गई, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा बच्चों 92, क्योंकि अगर आप 5 का स्क्वायर प्लस 3 करो, सेकंड में 11 का स्क्वायर प्लस 4 करो, अगले में 9 का स्क्वायर प्लस 11 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ ये वो है, इसको सॉल्व कर ही लिया होगा आपने, इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है।
अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित के किससे संबंधित है? ऑल, ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पढ़ाया था, पहले ही डेफिनेशन पढ़ाई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता यानी समान सिविल कोड जो अनुच्छेद 44 है, बहुत बार क्वेश्चन भी मैंने डाला है टेस्ट सीरीज में। भारत में राज्यों की विधान परिषद में न्यूनतम 40 संख्या हो सकती है, वैसे पहले जम्मू कश्मीर क्या कहीं एक अपवाद था, 36 थे वहां, बट संविधान उसको 40 बताता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्त राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में प्रस्तुत की, एक ही ऑप्शन है। भारत के प्रथम नियंत्रण प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कांडला में की गई थी, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो वहां पे सबसे पहले भारत के क्या किया गया था, किसकी स्थापना की थी? जो ये लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ, निर्यात प्रसंस्करण जोन। अगला देखिए, कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? कर्मचारी को दिया गया ऋण मानव पूंजी नहीं होती। मानव पूंजी तो आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद ह्यूमन यानी इंसान को एक कैपिटल के रूप में उसके स्वास्थ्य पे, उसकी शिक्षा पे, इन चीजों पे डिसाइड करोगे, ठीक है। फार्मा उत्पादन में विश्व में 3rd पोजीशन पे इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतिम रूप देने के लिए सर रामास्वामी मुदालियर जी ने इसमें भाग लिया था 1945 के समथिंग, ठीक है, 1945 या हाँ इसी के आसपास होगा। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, के एन व्यास जी हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है। एकात्मक शासन व्यवस्था यहां पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, एकात्मक ब्रिटेन वगैरह में भारत में नहीं है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, ये मौलिक अधिकार नहीं देते, वो तो अधिकार तो ना, तो राज्य का कर्तव्य, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ना कि अपने आप में मौलिक अधिकारों का। फिर देखिए राज्य से संबंधित क्वेश्चन, अब देखिए ये 60 तक के जो क्वेश्चन है, यहां 20 से 60 पहुंचने में, यानी जो 40 क्वेश्चन है, इसमें से कम आपके आने चाहिए 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहां जो 10 से 15 क्वेश्चन है, ये हाथ पैर फुलाने वाले हैं, यानी आप 100 में से सीधे 85 के समथिंग आ गए, ठीक है, कट ऑफ में, यानी हम 100 में से कहां पहुंच गए? 85 में पहुंच गए। और 15 क्वेश्चन तो मान के चले यहां आप सीधे पेन नहीं चला पाओगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको सोचना ही सोचना पड़ेगा, तो हवा में कट ऑफ मत बना देना कोई भी, ठीक। अगला देख लीजिए आप लोग, राज्य से संबंधित निम्नलिखित कौन सा पंचायत, ये जो मैंने पुलिस का पेपर हुआ था, ध्यान है आपको, उसके पहले दिन एक पंचायत टॉपिक दिया था, उससे 4 क्वेश्चन आए हैं। पहला, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। सेकंड क्वेश्चन दिया था उत्तराखंड में नगर, ये तो नगर निगम वाला छोड़ दो, आपको पता ही, ये श्रीनगर भी हो गया ना, मतलब आयोग देता है नहीं देता कोई भरोसा नहीं। आप जो श्रीनगर के इलाके के उनको पता होगा कि यहाँ ऑफिस बन गया, हो गया नहीं हुआ, वैसे इसका नो आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट के अनुसार उत्तराखंड की सरकार को निम्न में से, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, देखो या तो इसका आंसर सी देगा या इसका आंसर अपना ए देगा। सी इसलिए देगा क्योंकि वर्तमान में देखना 32.5% इसमें केंद्र का अनुदान उत्तराखंड को मिलता है। अब उसने ए ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, दोनों को अगर सेपरेट कर देता, एक ऑप्शन देता प्रत्यक्ष कर, एक ऑप्शन देता अप्रत्यक्ष कर, तब तो उन दोनों को सेपरेट करने के बाद कंफर्म आंसर था कि केंद्रीय अनुदान होता। लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दे दिया कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को उसने एक साथ लिख दिया, तो मैं फिर भी इसका सी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की इनकम का जो एक बहुत बड़ा स्रोत है वो केंद्र के अनुदान पे है, यानी केंद्र सरकार से इससे अच्छा खासा अनुदान मिलता है, तो संभावित इसका आंसर वो सी ही देगा। ये मैंने कराया भी था, बट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का डेटा क्या है मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर से इसका 2020-21 में कितना आया, अप्रत्यक्ष से कितना है, कितना परसेंट, तभी कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। जनगणना के अनुसार ये वात्सल्य योजना 3000 रुपया प्रति, आपको पता ही है। शिशु लिंगानुपात 890, आपको पता है। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग इसका नाम कर दिया गया। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया था शायद, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम, ये कहीं ना कहीं या तो मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पोस्ट किया था, या मैंने आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन दिया होगा, या कहीं ना कहीं यूट्यूब पर पढ़ाया होगा। ये कंफर्म है कि मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि पलायन आयोग का नया नाम क्या हो गया, पलायन ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक का उद्देश्य से संबंधित नहीं है? ग्राम्य एक क्या है बच्चों? ग्राम्य एक अपने आप में ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई गई स्कीम है। प्राकृतिक संसाधनों की संभावित उत्पादकता में सुधार करना, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण अपनाना, वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। यानी
इसका जितना मुझे पता है इसका आंसर होना चाहिए सी, यानी पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण तो हर जगह चलता है ना, वो ऐसा नहीं कि वो स्पेशल उसके लिए हो, वो तो कॉमन चीज है। तो हम किसी लक्ष्य को बना रहे हैं तो धारणीय विकास हमारा हर जगह रहेगा, लेकिन इस स्कीम के अंदर हम अगर पर्टिकुलर पॉइंट को देखेंगे तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, तीरथ सिंह रावत जी आपको पता है 116 दिन। निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश चौहान जी बने थे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? थारू की आपको पता है। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति 1977। किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ? राजस्थान में। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय राज्य उद्यान स्थापना पता है आपको 82 में। उत्तराखंड में नंदा देवी राज्य यात्रा के मेले का आयोजन चमोली में होता है। ठीक है, किसमें प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार मिला था? जसपाल राणा जी को प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल पता आपको सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। इसके अलावा भागीरथी नदी टिहरी बांध के निर्माण हेतु किसने यात्रा की थी? ठीक है, ये बड़ा मतलब मुझे तो नहीं आया भाई, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर पता नहीं है, बट इसका आंसर चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा मुश्किल से होगा। ठीक है, इसका आंसर संभावित है कि या तो राजेंद्र सिंह हो सकते हैं, जिनको वाटरमैन भी कहा जाता है, वो उत्तराखंड से भी उनका संबंध है, यूपी में भी उन्होंने अच्छा काम किया था, संभावित है कि राजेंद्र सिंह इनका नाम हो सकता है। ठीक है, उत्तराखंड के निम्नलिखित से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या रहती है? उधम सिंह नगर। 2011 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान जो रहा था, सेकंड रहा था। ठीक है, पुराना करंट अफेयर है। बचेंद्री पाल को पद्मश्री आपको पता ही है 1984 में। उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का 2018 लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है? 2018 पूछ रहा बच्चों, ये 2011 नहीं पूछ रहा ना, तो इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। 2011 का तो 13वां है, अब 18 का पूछ रखा है। अब आप जानो, ये क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि 13वां देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर 18वां उसने पूछा है, 2018 के अनुसार पूछ रहा हो, 18 के अनुसार डेटा चेक करना पड़ेगा। लेकिन 2018 क्यों दिया मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन या तो बाई मिस्टेक छपा हुआ है, क्योंकि 2018 में ऐसे आंकड़े थोड़ा ना आए होंगे, 2011 होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे? कोसी नदी आप जानते हैं। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है। 1790 में कुमाऊं पर विजय पश्चात गोरखू ने वहां का सूबा जोगामल शाह पहला सूबा ही था। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल की बारदोली? गुजडू पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक को पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई बनाई थी? तिरमल चंद ने। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पोर्ट हाइट कहलाती है। ठीक है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1.5 किमी है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करके आप लोग निकाल देना। ठीक है, 1.5 किमी आएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नदी है। सबसे लंबी नदी आपको पता है काली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल? गंगोत्री हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। टोंस किसकी सहायक नदी आपको पता है? यमुना की। इसके अलावा अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस में है? लघु हिमालय में, क्योंकि बृहद हिमालय तो पूरा वाला इलाका ना, चमोली वगैरह का, उत्तरकाशी का। शिवालिक हिमालय जो है मैदान के आसपास का इलाका। देखिए ऊपरी इलाका पूछ रहा है, ऊपरी इलाका मतलब जो थोड़ा सा हाइट में आते तो लघु या मध्य हिमालय। मरेरी भारी परियोजना उत्तरकाशी में है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से है। बद्रिकाखंड किस पुराण का अंश है? अपने आप में स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या कहा जाता था? इतनी है ना, या कोई क्वेश्चन छूटा है? छूटा भी होगा तो देख लेना। ठीक है, कुमाऊं की भूमि भूमि ही कहलाएगी, जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, वो भूमि क्यों कहलाएगी अभी देखना है, इसलिए बच्चों भूमि ही उसका संभावित आंसर हो सकता है, या भूमि या जोत, क्योंकि जो अपने आप में ब्रिटिश है उसको कुमाऊं के उससे मत देखो ना, वो तो ऑल इंडिया में रूल कर रहे थे, उनके लिए कुमाऊं एक पार्ट था। अब हम तो उत्तराखंड राज्य से हैं, तो हमारे इतिहास से संबंधित है, तो संभावित है कि भूमि ही उसका आंसर होगा। वो लैंड ही कहते थे या फिर जोत होगा, लैंड या जोत में से एक आंसर होगा। उसको थोड़ा सा अभी हाईलाइट रखना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इस पेपर को। पहली बात, इस पेपर को इजी मत समझना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, इस पेपर के में अगर जिस बंदे के 75+ नंबर है वो सब दौड़ में, मतलब जनरल कैटेगरी में, यानी इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 70 से 75 या एक आध नंबर ऊपर, यानी 74, 76, 77 या 73, 72, कुछ मतलब ऐसा। क्योंकि देखो हिंदी बहुत इजी है, हिंदी आपको 20 में से 20 लाने में भी कोई संकोच नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उत्तराखंड का जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसमें कुछ क्वेश्चन टिपिकल है, यानी उसमें 5 से 7 क्वेश्चन टिपिकल है। यानी इस पेपर में आपको उत्तराखंड में इजी जो क्वेश्चन है, इजी वाला नंबर बता रहा हूं, 32 क्वेश्चन इसमें इजी है। ठीक है, 32 और 20 कितने हो गए? 52 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बचा आपका जो जनरल स्टडी, कंप्यूटर वगैरह, जो 40 नंबर का पोर्शन है, वो 40 में से कम आपको 23 से 24 क्वेश्चन एग्जैक्टली आने चाहिए थे। ठीक है, यानी इसमें
इसमें आप मान के चलिए इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो इजी वाले जो बात कर रहा हूँ 23-24 क्वेश्चन इसमें मान के चलिए, तो आप देखिए 20 और 20 40 और कितना हो गया 44 45 46 और 30 76 नंबर। यानी अगर आपका एग्जाम का फोबिया काम न करे, एग्जामिनेशन हॉल का डर काम न करे, घर पे सॉल्व करो, लो भाई पेपर करो यार करो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम्हारा कोई पेपर भी है, उसके बाद अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये 75 से 80 नंबर लाने लायक पेपर है। कहां पर? घर में। ठीक है, घर में कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, घर में कह रहा हूं कि 75 से 80 एग्जैक्ट है, जहां आप लोग मतलब थोड़ा वो करोगे। अब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में डर भी लगेगी, नंबर ऑफ पोस्ट भी देखना है, एग्जामिनेशन हॉल का फोबिया भी है, 1 लाख से ऊपर के बच्चों ने पेपर दिया, पेपर देने वाले इतना अगर नंबर है तो उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि निकलने वाले कितने हैं, 4 4.5 5 550 बच्चे निकलने वाले हैं। तो उसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, कुछ भी करें, कितना भी जोड़ लगाएं, तो जो बच्चा 75 प्लस है, ध्यान से सुनना, जो बच्चा एग्जाम फोबिया को झेलने के बाद, क्योंकि अगर आप एग्जाम फोबिया लगाते हो तो इसमें 5 नंबर कम कर दो तो ये स्कोर चला जाएगा आपका 70 से 75। ये तो दौड़ में है, लेकिन जिस बच्चे के 75 प्लस यानी 75 74 76 78 76 वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी पोजीशन में है, वो थोड़ा सा खुशी मना सकते हैं। बाकी तो यार देखो किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया वो तो मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा तभी पता चल जाएगा। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा जो एग्जाम था, बहुत लंबे समय से जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे थे वो निकल गया। अब ये पेपर जो होता है थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, 5 नंबर का जो साइंस का कर दे रहा वो आयोग ऊपर नीचे थोड़ा सा, उससे बच्चों के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। बाकी पेपर ठीक है, बाकी पेपर ऐसा ही बनना चाहिए था, ऐसा ठीक बना है। और हर पेपर में फिरकी लेगा। मैंने आपसे पहले कहा था, आप जिस दिन पुलिस का पेपर हुआ मैंने कहा ना करंट मत लगाए रहना, कुछ नहीं होने वाला, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा लेकिन वो फिरकी ले लेगा। अब आप लगातार करंट पढ़ने में थे, अब यहां पेपर देखा नहीं यार सर इतिहास ये भी पूछ रहा वो भी पूछ रहा, उसका कोई भरोसा नहीं है वो क्या पूछेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में वही करो जो आपने किया है, आप एक्स्ट्रा कुछ ट्राई मत करो। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले पेपर में, कंप्यूटर आप पढ़ ही रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। उत्तराखंड कितनी जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा, आने वाला होगा आएगा, नहीं आने वाला होगा नहीं आएगा, कितना जोर लगा लो आप, हुआ भी यही। देखो मैं आपसे बार बार कहता था, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में एक डिफरेंस है। यूके ट्रिपल एससी जो पेपर पैटर्न बनाता था, नेक्स्ट पेपर में उसी को डीप पूछता था, नेक्स्ट पेपर में उसी को डीप पूछता था, नेक्स्ट पेपर में उसी। इसीलिए तो ये कंडीशन होगी उत्तराखंड में बच्चों की कि वो उत्तराखंड के इतिहास को, उत्तराखंड का ये वो अलाना फलाना ढिमकाना सब कुछ पढ़ने में लगे रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि आदत आयोग ने ऐसी बना दी यूके ट्रिपल एससी ने, हर बार उसको पेपर पैटर्न कभी चेंज नहीं किया यूके ट्रिपल एससी ने। आपने देखा होगा पेपर पैटर्न कभी नहीं बदलता था, बस उसी को डीप पूछता था। तो बच्चे ने क्या किया, किताबों का किताब घर पे क्या कर दिए, जमा कर दिए, बंडल के बंडल जमा कर दिए, ढेर लगा दिया और उसी के अंदर घुसे रहे। अब यूके पीएससी के हाथ में पेपर आया, वो हर पेपर में क्या कर देता है, गुगली फेंकता है, हर पेपर में फिरकी ले लेता है आपकी। आप कहोगे इस पेपर में ये पूछा उसको पढ़ो, नेक्स्ट पेपर में फिर चेंज कर जाएगा। इसीलिए रणनीति सबसे बेहतर, चाहे आपका आगे दरोगा का एग्जाम है, सबसे मेन एग्जाम, क्योंकि दरोगा के लिए बहुत बच्चे भूखे प्यासे हैं। आरओ यार तो खैर वो प्रीलिम, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का, वो ऐसे पेपर नहीं बनता, ये तो फाइनल एक ही स्टेप में सिलेक्शन लेना है, ये पेपर अलग टाइप के होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, ये पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत सही पेपर बना है। इसको ये नहीं कि ये पेपर खराब है, अब ये भी नहीं कहना है मेरी क्लास से आया था, आपकी क्लास से आया था, तीसरे की क्लास से आया था, कुछ किसी क्लास से नहीं आता है। जब सब कुछ पढ़ा दिया जाता है तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है, वो किसी के क्लास से कुछ नहीं आता। आपने अच्छा काम किया, आपने मेहनत की, आपका पेपर अच्छा रहा होगा। जिसका पेपर अच्छा नहीं भी रहा, ठीक है, इतना तनाव में मत चलना, क्योंकि कल मंडे है, कल तो मैं आपको ऐसी क्लास तो नहीं दे पाऊंगा पढ़ाने वाली, ठीक है। परसों से आपको मैं फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसी चीज़ को जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम लोग की कमी है, जहाँ पे बचा है। अब जैसे कनिष्ठ सहायक के लिए बच्चे लगेंगे दौड़ेंगे, तो कनिष्ठ सहायक के पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे, और जिसने जैसा भी प्रदर्शन किया, जहाँ पे जो कमी है उसको सुधारना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले सेक्शन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।